एकदम फोड़ फोड़ पढ़ाई करनी है, ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी है, जाना है बहुत आगे तक, पहुंचना है अपने लक्ष्य तक, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर दिन हर रात पूरा मन लगा के पढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ते रहना है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक अब धीरे-धीरे अपने एंडिंग पे पहुंचता जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में बात करी थी, बेसिक चीजें डिस्कस करी थी कि फर्टिलाइजेशन में क्या-क्या चाहिए, और हर वो पॉइंट डिस्कस करे थे उसके बाद कि भाई फर्टिलाइजेशन में कौन-कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं क्वेश्चंस में। हर वो डिटेल जितनी आपको चाहिए वो हर बात डिस्कस कर ली है। आज की कहानी जो होने वाली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और डिस्कस होगी प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब आप ये समझे कि इस चैप्टर को अब हम धीरे-धीरे एंड वाले पॉइंट पे ले जा रहे हैं, टेल एंड पे ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टेल है तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंट भी उतनी ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, पॉइंट वाइज हम लिखेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि क्या एनसीईआरटी में दिया है, क्या-क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। हर बात मतलब हर चैप्टर को हम एनसीईआरटी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, हर बात डिस्कस करेंगे, एकदम मन लगा के पढ़ते रहेंगे। शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। कल हमने जो पढ़ा था फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड डिटेल्स, आज उसको थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के पॉइंट्स को जरा कॉपी करके एकदम फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है कहानी, क्या कुछ हमने पढ़ा है, क्या हमें और जानना बाकी है। देखते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन से रिलेटेड पॉइंट है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिसे हम कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। मेल अपना सीमेन डिपॉजिट करता है, रिलीज करता है पेनिस के थ्रू और डिपॉजिट कर देता है वजाइना में। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। मेल फीमेल की बॉडी में अपना सीमेन डिपॉजिट कर देता है, तभी तो फर्टिलाइजेशन शुरू होगा भाई। गैमीट ट्रांसफर का प्रोसेस यही है, गैमीटोजेनेसिस हो चुकी थी, गैमीट ट्रांसफर होगा इंसेमिनेशन में, और फिर क्या होता है, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, स्पर्म से वहां पे फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में स्विम करता हुआ अपनी टेल का इस्तेमाल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा और फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचेगा, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन। वो जगह जहां फर्टिलाइजेशन होती है उसे कहते हैं एम्पुलरी रीजन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द ओवम इज रिलीज्ड बाय द ओवरी, आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। ओवम भी एम्पुला में, स्पर्म भी एम्पुला में। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जब स्पर्म और ओवा दोनों राजी हैं तो अब फर्टिलाइजेशन से कोई नहीं रोक सकता। अब होगा फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवा आपस में मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट होगा उसका और जाकर के एम्पुलरी रीजन में दोनों जब एक साथ मिलेंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हर कॉपुलेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन केवल तभी होता है जब स्पर्म और ओवा दोनों एक दूसरे के साथ एक सेम जगह पर आकर के पहुंच जाते हैं। तो व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, इस बात का ये सही जवाब है। कह रहे द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेलिसिडा एंड इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म। मैंने बताया था आपको फर्टिलाइजेशन के दौरान कैपेसिटेशन, स्पर्म पहले अपने अंदर एबिलिटी गेन करता है, उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन करता है, कुछ एंजाइम रिलीज करता है जिससे वो स्पर्म की मेम्ब्रेन को, ओवम की मेम्ब्रेन को भेद सके और ओवम के अंदर एंटर कर सके। और उसके बाद जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है, उसके अंदर एंटर करता है, तो वहां पे चेक टू पॉलीस्पर्मी, एक स्पर्म की एंट्री अलाउ है, बाकी किसी और को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए फास्ट एंड स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी होती है। पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए यहां पे केवल एक स्पर्म की फर्टिलाइजेशन, एक स्पर्म की एंट्री को अलाउ करने के लिए चेक्स टू पॉलीस्पर्मी होते हैं। द सीक्रेशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म टू एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवम के अंदर स्पर्म की एंट्री होती है व्हिच इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी बताया है आपको कि ओवम जो होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। जब स्पर्म की एंट्री इस ओवम के अंदर होती है, जैसे स्पर्म का एंट्री इस एग के साइटोप्लाज्म में होता है, तो सबसे पहला काम होता है ये एग जो होगा अपना मेयोटिक डिवीजन, जो सेकेंडरी oocyte था, ये सेकेंडरी oocyte अपना मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और बनेगा oocyte। जैसे स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बनाते हैं वैसे oocyte oocyte बनाते हैं और रिलीज होता है सेकंड पोलर बॉडी, ये बनता है सेकंड पोलर बॉडी। और ये प्रोसेस कौन इंश्योर करता है? वो इंश्योर करता है केवल और केवल स्पर्म। जब तक स्पर्म एग के अंदर नहीं जाएगा ओवम फुल्ली मैच्योर नहीं हो सकता। याद रखेंगे, बिना स्पर्म की एंट्री के ओवम मैच्योर नहीं हो सकता। स्पर्म किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता, स्पर्म को किसी की जरूरत नहीं है मैच्योर होने के लिए, स्पर्म मैच्योर होकर बाहर निकलता है, लेकिन फीमेल का ओवम मैच्योरेशन के लिए स्पर्म की डिमांड करता है। ये डिफरेंस है स्पर्म और ओवा में। स्पर्म फीमेल की बॉडी में 2 से 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, ओवम ओव्यूलेशन के बाद खाली 1 से 2 दिन तक, 24 से 48 घंटे तक सर्वाइव करता है। और ओवम के लिए स्पर्म की एंट्री बहुत जरूरी होती है, ये याद रखना। बिना एंट्री के वो मैच्योरेशन डिवीजन नहीं पूरा होगा। सेकंड पोलर बॉडी तभी बनेगी जब स्पर्म की एंट्री होगी। स्पर्म जब तक एंटर नहीं करेगा तब तक ओवम मैच्योर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। आगे की बात कहते हैं सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है जो कि अनइक्वल होता है। मैंने बताया अभी, वो सेकंड पोलर बॉडी यहां बन जाती है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अनइक्वल डॉटर सेल। एक बनता है सेकंड पोलर बॉडी और दूसरा बनता है हैप्लॉइड ओवम, जिसे कहते हैं oocyte। क्या कहते हैं? oocyte। तो एंट्री ऑफ स्पर्म केवल फर्टिलाइजेशन के लिए ही नहीं, पहले ओवम के मैच्योरेशन के लिए जरूरी होता है और उसके बाद होती है फर्टिलाइजेशन सिंगेमी का प्रोसेस, जहां पे सून हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवा फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। मतलब अब ये स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ मिलन करेगा, समागम करेगा और जाकर के इन दोनों के मिलन से जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड। यहां एन मिल करके 2n बनाएंगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अगली कहानी शुरू होती है। सेक्स ऑफ द बेबी कौन डिटरमाइन करेगा? तो सेक्स ऑफ द बेबी के लिए हम बात करते हैं, ये रहा स्पर्म। क्या रहा? स्पर्म। मैंने बताया स्पर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा। एग तो बेचारा खाली एक टाइप का होता है जिसमें खाली सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे एक्स क्रोमोसोम ही होता है। अब डिपेंड करता है, ये वाई वाला फ्यूज करेगा तो ये बॉय बनाएगा, और अगर ये एक्स वाला फ्यूज करता है तो ये एक्स से गर्ल चाइल्ड बनाएगा। बधाई हो, आपके घर कन्या आई है, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। ये तभी होगा जब क्रोमोसोम का फ्यूजन होगा। तो कहानी कुछ यूं है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट। अभी हमने कहा n + n मिलेंगे, जाइगोट बनेगा 2n हो जाएगा। वन हैज टू रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। लेट अस सी नाउ कैसे होता है। लेट अस सी हाउ बोला है भाई, अंग्रेजी के चक्कर में सारा सब खेला ही खराब हो जा रहा है। एज यू नो द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। ह्यूमन फीमेल का क्रोमोसोमल पैटर्न, मम्मी का क्रोमोसोमल पैटर्न XX होता है, फादर का क्रोमोसोम पैटर्न XY होता है। इसीलिए मेल्स अलग अलग प्रकार के स्पर्म्स बनाता है, फीमेल जो होती है वो खाली एक ही टाइप का ओवम बनाती है जिसमें केवल X क्रोमोसोम होता है। और जब मिलन होता है इस X और Y का, तो उसी के बेसिस पे देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवा फीमेल हैव क्रोमोसोम X, whereas in the male gamete the sex chromosome could be either X or Y. Hence 50% of the sperm carry X chromosome while other 50% carry Y chromosome, and after fusion of male and female gamete the zygote would carry either XX, या तो XX बनेगा या तो XY बनेगा। क्या बनेगा? XX बनेगा या XY बनेगा। XY वाला लड़का होई, बॉय होगा, और XX वाली जो होगी वो कन्या होगी। तो XX या XY गर्ल या बॉय बनाएंगे, एंड दैट इज व्हाई साइंटिफिकली कहो, बायोलॉजिकली कहो, इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय
सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाई फादर, वाई वी ब्लेम मदर ओनली फादर। अरे भाई ओनली फादर, अकेला पिता कैसे हो सकता है भाई, ओवम भी तो चाहिए। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि ओवम जो होता है वो एक ही टाइप का है, स्पर्म जो है या तो एक्स या तो वाई कंटेनिंग होता है, और जब फ्यूजन होती है तब जाकर के एक्स एक्स या एक्स वाई बनता है, और इसी वजह से फादर को कहा जाता है कि ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर है कि लड़का हो या लड़की होगी। ध्यान रखेंगे, नॉट बाई मदर, इट इज बाई फादर। अब कह रहे हैं आगे बढ़ो, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे, पिचिक पिचिक आगे बढ़ती है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द ए एट द जाइगोट मूव्स टू द स्टमक ऑफ द ओविडक्ट। कह रहे अब ये जो फर्टिलाइजेशन जो एम्पुला में हुआ वो जाइगोट अब स्टमक से होता हुआ यूट्राइन कैविटी में जाएगा, और ऐसे टाइम पे वो जाइगोट डिवाइड करता हुआ जाता है, क्लीवेज डिवीजन करता जाता है और बनाता है 2 से 4, 4 से 8 से 16 ऐसे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। द एम्ब्रियो विद 8 से 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला। 8 से 16 वाली ब्लास्टोमियर जो होती है उसे कहते हैं मरूला। द मरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। जो मरूला होता है कंटिन्यू करता है डिवाइड करना और ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर टू द यूट्रस। कह रहे हैं ये जो मॉरुला धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट बनता है और फिर वो जाकर के यूट्रस के पास पहुंचता है, और वहां जाकर के वो ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो अरेंज हो जाता है 2 तरह की लेयर में। मैंने बताया था आउटर सेल मास होता है जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल जिसे कहते हैं इनर सेल मास। तो 2 तरह के सेल बन गए, एक हो गए ट्रोफोब्लास्ट, एक हो गए इनर सेल मास। एम्ब्रियोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो। जो इनर सेल मास होगा ये फ्यूचर का एम्ब्रियो बनाएगा, ये फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएगा, फूटूरे में एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, और इस ट्रोफोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स रैपिडली डिवाइड एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड टू द एंडोमेट्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब वो एम्बेडेड हो जाएगा उस वॉल में, यूट्रस में पूरी तरह से अपने आप को इंसर्ट कर लेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंप्लांटेशन। अंतर रोपण है ये, जहां पे वो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे पूरी तरह से अटैच कर गया है, जोना पेलिसिडा रप्चर हो चुकी है, और दिस इज कॉल्ड इंप्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, इंप्लांटेशन हुआ, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। तो फीमेल के रिप्रोडक्शन के दौरान रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट बनता है, वो डिप्लॉयड होता है, डिवाइड करना शुरू करता है, क्लीवेज कहते हैं। ये जाइगोट जो डिवाइडिंग होता है 2 से 4, 8, 16 स्टेज में जाता है, मॉरुला कहते हैं। मॉरुला ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस पे इंप्लांट कर जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में 2 तरह की सेल्स होती हैं, आउटर सेल मास, इनर सेल मास। आउटर सेल मास एक कवर की तरह होता है जो यूट्रस के कांटेक्ट में होता है, और इनर सेल मास अंदर की तरफ होता है, उसी से एम्ब्रियो बनता है। कहानी को यहीं से आगे ले चलेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो चुकी है, एम्ब्रियो जो था वो यूट्रस में इंप्लांट कर चुका है। अब हमारी कहानी में कहानी का जो ट्विस्ट है वो आप देख सकते हो। ये मान लो आप एंडोमेट्रियम है, कौन है ये है एंडोमेट्रियम। ये है फीमेल की यूट्राइन वॉल की इनर लाइनिंग जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कह रहे हैं इसे कह रहे हैं एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के पीछे, ये एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल के पीछे, कुछ एपिथेलियल सेल के पीछे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि हमें पता है ये कनेक्टिव टिश्यू एरिया है, और इस कनेक्टिव टिश्यू एरिया में ब्लड सप्लाई भी तो आती है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट है। यूट्रस की वॉल मैंने बताया था इंप्लांटेशन के टाइम न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है, इसमें खूब सारा न्यूट्रिएंट जमा होता है क्योंकि एम्ब्रियो इसी टाइम पे अटैच करता है। 21st डे है, इंप्लांटेशन डे होता है, और जैसा कि हमने कहानी में ये पढ़ा, ये जाना, ये सीखा कि ये जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो की अटैचमेंट इस यूट्रस से जहां होती है, आप देखें इंप्लांटेशन के टाइम ये जो आउटर सेल मास आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की होती है, और दूसरी लेयर होती है इनर सेल मास। तो बाहर जो मैंने पेरिफेरी बनाई आप उसे देखें तो वो है आउटर सेल मास। क्या कहते हैं उसे कहते हैं आउटर सेल मास। ये देखो ई है, ई है एम्ब्रियो जो अटैच कर रहा है, उसकी अटैचमेंट हो रही है, इंप्लांटेशन हो रही है। और जैसे कि हमने आपको बताया था, हमने आपको बताई थी ये 7th डे इंप्लांटेशन होती है। क्या होती है? 7th डे इंप्लांटेशन होती है, और इस इंप्लांटेशन की स्टेज होती है, इंप्लांटेशन की स्टेज होती है, इंप्लांटेशन अकर्स इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। कौन सी स्टेज? इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होती है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इंप्लांटेशन होती है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद यूट्राइन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच हो चुका है। इसे कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट, इस लेयर को कह रहे हैं हम आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट। जिस ट्रोफोब्लास्ट की मदद से एम्ब्रियो की अटैचमेंट हुई है यूट्रस की वॉल से, उस ट्रोफोब्लास्ट से कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट। और जो दूसरा अंदर का हिस्सा आप देख पा रहे हो जहां पिंक कलर की सेल्स दिखाई दे रही है, इन्हें कहते हैं इनर सेल मास या एम्ब्रियो ब्लास्ट। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं इनर सेल मास, और इस इनर सेल मास को एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं। सिंपल सी कहानी है, एम्ब्रियो इंप्लांट कर चुका है, यूट्रस की वॉल पे अटैच कर चुका है, लेकिन इतना ही कह रहे केवल अटैचमेंट से काम नहीं चलने वाला। जैसे ही अटैचमेंट होती है, यूट्रस पे एम्बेडेड हुआ है, उसके बाद अगली कहानी शुरू होती है 8वें दिन से। 8वें दिन से ये कहानी शुरू होती है, मतलब अब 7 दिन के बाद जब 8वां दिन आता है तो यूट्रस में क्या होने वाला है जरा देखें। आज यूट्रस के इतिहास में क्या क्या होने वाला है जरा देखेंगे। कह रहे अब जो एम्ब्रियो है, अब ये जो एम्ब्रियो था जिसको हमने अभी नाम दिया था एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट जिसे कहा था, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आप देखो, कह रहे अब ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे अगले दिन अपना असली खेला, ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर। आप देखो जरा, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना बच्चों, समझ रहे हो ना मेरे वीडियो। जरा देखो ये एम्ब्रियो अटैच किया था नेक्स्ट डे, मतलब ये 8वें दिन, द नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ? कह रहे अभी खेला बदल गया है, ये कह रहे नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 8th डे, 8वें दिन इंप्लांटेशन के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट से आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रोफोब्लास्ट से दिखाई दे रहा होगा कुछ स्पेसिफिक, ये फिंगर लाइक इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर जो यूट्रस की वॉल के अंदर पेनिट्रेट करके ऐसे, ये देखो यूट्राइन वॉल को पेनिट्रेट करता हुआ ये अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मैंने बताया अभी यूट्रस की वॉल न्यूट्रिएंट से भरी हुई है, एम्ब्रियो को मिलेगी कैसे वो न्यूट्रिएंट रिच वॉल, वो न्यूट्रिएंट आएगा कैसे? इसके लिए इसने क्या बनाया? स्ट्रॉ बनाया है। इस न्यूट्रिएंट को, जो मदर के यूट्रस की वॉल में जो न्यूट्रिएंट भरा हुआ है ना, उस न्यूट्रिएंट को सक करने के लिए, अब्सॉर्ब करने के लिए ये धीरे धीरे इन्वेजिनेशन बनाता है, डिजिट लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो यूट्रस की वॉल के अंदर ऐसे एम्बेडेड हो जाती है, पेनिट्रेट करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और अंदर जो इनर सेल मास था, ये जो अंदर इनर सेल मास था, ये देखिए जो अंदर इनर सेल मास था वो डिफरेंशिएट हो जाता है। वहां जो इनर सेल मास था, वो इनर सेल मास 2 तरह की लेयर बना लेता है।
ये जो इनर सेल मास था ये दो तरह की लेयर बनाने लगता है और बाहर वाला जो ट्रोफोब्लास्ट था उसने फिंगर बनानी शुरू कर दी, पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया यूट्रस की वॉल पे। अब देखें इनर सेल मास नाउ डिफरेंशिएट, इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू टू लेयर्स। इंप्लांटेशन के जस्ट अगले दिन ये सारा कांड शुरू हुआ। ये कह रहे हैं ये इनर सेल मास ने डबल लेयर बना ली, दो लेयर दिख रही है आपको ये, और बाहर ट्रोफोब्लास्ट ने अपना रंग दिखाया, फिंगर लाइक पेनिट्रेशन ट्यूब बनाई जो यूट्रस के अंदर घुसता हुआ पेनिट्रेट करता हुआ चला जाता है। और इन स्ट्रक्चर्स के नाम है आपकी स्क्रीन पर ये स्ट्रक्चर के नाम मैं लिखने जा रहा हूं। इसे कहते हैं प्लेसेंटल विलाई या कोरियोनिक विलाई। इसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या कहते हैं? ये विलाई है। और आपको पता होगा पहले से भी विलाई मतलब फिंगर लाइक। कैसा होता है? ये फिंगर लाइक पेनिट्रेशन ट्यूब होती है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें विलाई कहते हैं, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है। जितना सरफेस एरिया होगा उतना न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाई कोरियोनिक विलाई, इसी को कहते हैं प्लेसेंटल विलाई। क्या कहते हैं? इसी को प्लेसेंटल विलाई भी कहते हैं। तो इसे प्लेसेंटल विलाई भी कहते हैं, इसे कोरियोनिक विलाई भी कहते हैं। और ये यूट्रस की वॉल में एंटर करता जा रहा है। और इनर सेल मास ने दो लेयर बना लिया। आप देखो इनर सेल मास ने दो लेयर बना ली है। इसमें से जो नीचे वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो नीचे वाली लेयर दिखाई दे रही है वो, और जो ऊपर वाली लेयर दिखाई देगी वो, ये दो लेयर बना ली इन लोगों ने। क्या कर ली? दो लेयर बना ली। एक जो नीचे वाली लेयर है इसे कहते हैं हाइपोब्लास्ट। क्या कहते हैं? हाइपोब्लास्ट कहते हैं। और जो ऊपर वाली लेयर है उसे कहते हैं एपीब्लास्ट। तो इनर सेल मास क्या कर लिया? इनर सेल मास ने बना लिया एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। मतलब इनर सेल मास इंप्लांटेशन के अगले ही दिन दो लेयर में डिफरेंशिएट हो गई। ये दो लेयर, इन दोनों लेयर को मिला करके हम कहते हैं बाई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बाई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। टू लेयर्ड है इसीलिए नाम है बाई लैमिनर। बाई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क नाम है इसका। क्या नाम है? एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। और इस डिस्क के दो हिस्से हैं। तश्तरी एक प्लेट बन गई है जिसमें ऊपर का हिस्सा एपीब्लास्ट और नीचे का हिस्सा हाइपोब्लास्ट। ये इनर सेल मास से डिराइव हुआ है। इनर सेल मास बनाती है बाई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। और जो बाहर का लेयर था ट्रोफोब्लास्ट का उसने बनानी विलाई। और इसके बाद धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या बनता है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू होता है। मतलब याद रखेंगे अब शुरू होगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन शुरू होने लगता है जो कि मैमल्स का एक यूनिक फीचर होता है। आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा जो है मैमल्स का एक यूनिक फीचर है। सभी मैमल्स में ये इंपॉर्टेंट फीचर पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्लेसेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जो एम्ब्रियो के चारों तरफ की मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। प्लेसेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स स्टार्ट टू फॉर्म। तो फ्रॉम टोपोब्लास्ट प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू हो रहा है ह्यूमंस में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लेसेंटा। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती है ना ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ये एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, फिर भी नीट में इस पे सवाल आ गया था। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पे सवाल आ गया था नीट में, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी आ गया था। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इनका नाम आपने सुना होगा, छोरियन कहते हैं। दूसरा एमनियन कहते हैं, एमनियन। कोरियन, एमनियन, और उसके बाद आता है एलेंटॉयस एंड यॉर्क सैक। इस पे नीट में ऐसा अजीबोगरीब सवाल आ गया जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बच्चों ने पढ़ रखा था, हमारे प्यारे बच्चों ने पढ़ रखा था, क्योंकि ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आखिर ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो फीचर है सारे एम्नियोट्स का, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों का ये फीचर है। ये चार तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी बनती है। ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनती है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था इनकी ओरिजिन के बेसिस पे, क्वेश्चन पूछा गया था कोरियन की ओरिजिन। मतलब ये क्वेश्चन आप अगर देखो एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं दिया है, इसके बारे में कहीं नहीं बताया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो कोरियन जो होती है वो होती है एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। कैसी होती है? एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म से ड्राइव होती है, इसे कहते हैं एक्टोमीजोडर्मल। एमनियन जो होती है वो होती है मीजो एक्टोडर्मल। कहानी का मतलब ये है कि मैं बाहर वाली लेयर पहले लिखा हूं, इसका मतलब इसके बाहर मीजोडर्म, अंदर एक्टोडर्म होती है, मीजो एक्टोडर्मल होती है। ये आ गया था नीट में सवाल एमनियन की ओरिजिन के बारे में। और एलेंटॉयस जो होती है वो होती है मीजो प्लस एंडोडर्मल। कैसी होती है? मीजो एंडोडर्मल होती है। और यॉर्क सैक भी ऑलमोस्ट सेम ओरिजिन की है, इसे भी कहते हैं मीजो एंडोडर्मल। तो याद रखेंगे ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं और इनकी ओरिजिन पे सवाल पूछा गया था। आप केवल ये ओरिजिन जरूर याद कर लोगे, केवल ये इसलिए एडिशनल बता दिया क्योंकि नीट में इस पे सवाल आया है, तो नीट बेस्ड ये पॉइंट आप जरूर लिख लेंगे। एनसीईआरटी में ना होते हुए भी इस पे सवाल पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा, उचित समझा, आप इस पे जरूर पढ़ लेंगे। और अगला टॉपिक जो हमारा है वो प्लेसेंटा से रिलेटेड, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लेसेंटा और उसके फंक्शन के बारे में। तो अब हम अगला जो टॉपिक इसी में ऐड करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। यूनिक फीचर है सारे मैमल्स का, ये क्लोजनेस बताता है, ये इंटीमेसी बताता है, इट डिस्क्राइब्स द इंटीमेसी जिसे कहते हैं क्लोज कनेक्शन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लोज कनेक्शन। इंटीमेसी, क्लोज कनेक्शन ऑफ फीटस विद इट्स मदर, फीटस विद हिज और हर मदर, मम्मा से क्लोज कनेक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्लोज कनेक्शन जिसके थ्रू एम्ब्रियो कनेक्ट होता है अपनी मदर से, जो एम्ब्रियो का कनेक्शन है वो अपनी मदर से होता है, जो क्लोजनेस होती है वो होती है इसी प्लेसेंटा के थ्रू। ये मैमल्स का यूनिक फीचर होती है। वैसे तो इसमें 3 मेम्ब्रेन बेबी से और 3 मेम्ब्रेन मदर से होती है। 3+3 का रेशियो 6 मेम्ब्रेन्स होती है नॉर्मली किसी प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में, बट ह्यूमन के केस में मदर की तीनों लेयर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो पूरी लॉस हो जाती है। ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है मदर की यूट्रस की वॉल में पूरा एम्बेडेड हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के दर्शाता हूं, चित्र के साथ दर्शाता हूं। जैसे नॉर्मली आप देखोगे कि किसी भी फीमेल की यूट्रस की वॉल में 3 लेयर मैंने आपको जनरली बताई है, एक एंडोमेट्रियम एपिथेलिया कह लो, एक एपिथेलिया कह लो, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू कह लो, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और फिर ब्लड सप्लाई है, उसके बाद आता है इंडोथीलिया या ब्लड सप्लाई। ऐसे देखो अगर आप, तो ये मदर की 3 लेयर्स होती है नॉर्मली, ये 3 पार्ट होती है, ध्यान से सुनेंगे। अभी क्या है, एम्ब्रियो जब अटैच करता है इस यूट्रस की वॉल पे, जब अटैच करता है, ये देखिए एम्ब्रियो जब अटैच करता है
तो एम्ब्रियो की 3 लेयर, 3 मेम्ब्रेन एम्ब्रियो बनाता है, 3 मेम्ब्रेन मदर बनाती है। नॉर्मली किसी मैमल में 3+3 का रेशो होता है। नॉर्मली किसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ये जो फीटल डेवलपमेंट है, इसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो होता है, उसमें प्लेसेंटा बनने के लिए 3 फीटल प्लस 3 मैटरनल मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं। मैटरनल मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं। ये नॉर्मली किसी मैमल के लिए हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली टोटल 3+3 6 मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व है। लेकिन ह्यूमन के एम्ब्रियो में, ध्यान से सुनेंगे, ह्यूमन के एम्ब्रियो में ये जो एम्ब्रियो है, ये यूट्रस की वॉल पे ऐसे ही नहीं अटैच आएगा। ह्यूमन के केस में ध्यान से सुनेंगे, इन ह्यूमंस, मनुष्यों के केस में ये कहानी थोड़ा लिटिल डिफरेंट इन ह्यूमंस। ऑल मैटरनल लेयर्स, जो मैटरनल मेम्ब्रेन्स होती हैं, मैटरनल जो मम्मा का इलाका है ना, मैटरनल मेम्ब्रेन्स जो होती है, ऑल मैटरनल मेम्ब्रेन्स आर लॉस्ट। तो खाली 3 लेयर्स रह जाती हैं। ओनली 3 फीटल लेयर्स आर प्रेजेंट। ओनली 3 फीटल मेम्ब्रेन्स, ह्यूमन के केस में केवल 3 फीटल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। मैटरनल पार्ट तो लॉस हो गया है। मैटरनल पार्ट तो लॉस हो गया। कहानी का मतलब जरा देखें इधर, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि ह्यूमन के केस में एम्ब्रियो जो होता है मैटरनल लेयर को, मैटरनल वॉल को डैमेज पहुंचाता हुआ पहले शुरुआत करता है, ये एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करना शुरू करता है। स्टेप 1 ये एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करता है, और फिर पेनिट्रेट करते ये देखो, पेनिट्रेट करते अभी ये एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाता है। ये देखो, ये एम्ब्रियो जो था वो अब एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाता है, इस सारी मैटरनल लेयर को लॉस्ट कर देता है और इसे घेर लेती है मैटरनल मेम्ब्रेन। ये देखो, कह रहे इसने मैटरनल वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम को रप्चर कर दिया, डैमेज कर दिया, और केवल फीटल मेम्ब्रेन सब रह गई हैं। मैटरनल मेम्ब्रेन लॉस हो गई, खाली फीटल रह गई। बच्चा अब मदर बॉडी के अंदर, बच्चा अब मदर के यूट्रस के अंदर है। ये जो आप देख रहे हो, ये बच्चा अब यूट्रस के अंदर है। बच्चा जो है, ये जो बेबी है, ये जो बाबू है, ये जो सोनू है, ये जो डूडू है, ये जो डूडू है, ये एम्ब्रियो अब एंडोमेट्रियम के अंदर आ चुका है। मैटरनल पार्ट लॉस है, खाली 3 मेम्ब्रेन रह गई, वो भी फीटस की। मैटरनल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ह्यूमन में याद रखेंगे, इंटीमेसी जो मदर के साथ एम्ब्रियो की है वो इसी प्लेसेंटा से है। ह्यूमन प्लेसेंटा जो होती है, इन ह्यूमंस प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट्स। इससे ट्रोफोब्लास्ट लेयर से डिराइव होता है। एक बात, एंड कॉल्ड, इसे कहते हैं हीमोकोरियल। क्या कहते हैं? एंड कॉल्ड हीमोकोरियल, इसे कहते हैं हीमोकोरियल एंड डेसिडुएट प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? एंड हीमोकोरियल एंड डेसिडुएट प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? डेसिडुएट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डिराइव्ड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट एंड कॉल्ड हीमोकोरियल एंड डेसिडुएट प्लेसेंटा। अब आप कहोगे सर मतलब बताइए, डेसिडुआ का क्या मतलब होता है रे? डेसिडुआ का, ये चतुर्भुज का मतलब हुआ डेसिडुआ का। डेसिडुआ, ये देसी दुआ है, और ये देसी दुआ का मतलब होता है टेम्पोरेरी होती है ये, और टेम्पोरेरी का मतलब एक टाइम के बाद ये शेड ऑफ हो जाती है। ऐसी मेम्ब्रेन जो शेड ऑफ हो जाती है, केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ये लेयर बनती है, और बर्थ के बाद ये डैमेज हो जाती है, बर्थ के बाद रप्चर हो जाती है, बर्थ के बाद शेड हो जाती है, मदर अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये टेम्पोरेरी है, शेड ऑफ हो जाती है आफ्टर पार्चुरेशन या आफ्टर चाइल्ड बर्थ के दौरान ये जो होती है ये शेड ऑफ हो जाती है, इसको डेसिडुएट कहते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट से आती है, ह्यूमन प्लेसेंटा हीमोकोरियल होती है, ह्यूमन प्लेसेंटा डेसिडुएट होती है। तो प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जो मदर का बेबी से आपस में कनेक्शन करती है। जो बेबी होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ध्यान से सुनिए, प्लेसेंटा जो होता है वो बेबी और मदर के बीच में होता है। प्लेसेंटा बिटवीन बेबी एंड मदर, ये देखो, ये बात समझने वाली है। प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा कनेक्ट्स बेबी टू मदर। ये मदर से बेबी को कनेक्ट कर रहा है। अब देखें, बेबी को कर दिया मदर से कनेक्ट। अब देखें यार, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। अभी डायग्राम में समझाऊंगा। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है? ये कनेक्ट्स द फीटस, जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, फीटस को कनेक्ट करता है विद प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब बच्चे को प्लेसेंटा से कनेक्ट किया है अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे को प्लेसेंटा से कनेक्ट किया है अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे को प्लेसेंटा से कनेक्ट किया है अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चा को, ई रहा बच्चा, ई मान लो, ई है कोई बच्चा, ई है कोई बच्चा, ये है बच्चा, ये है बच्चा, ठीक है? ई मान लो कोई बच्चा, ये है कोई बच्चा, ये कोई बेबी डेवलप हो रहा है, ये कोई बच्चा डेवलप हो रहा है। हम बात कर रहे हैं उस बच्चा की। किसकी बात कर रहे हैं? बच्चा की। ये मान लो कोई बच्चा, ये मान लो कोई बच्चा। अब कह रहे हैं इस बच्चा का, ये तो हो गया इसके मजबूत बाजू, ये हो गया इस बच्चे के मजबूत बाजू, आजू बाजू। मान लो कि ये है प्यारा सा एक बच्चा, ये एक बच्चा, ये एक क्यूटू सा बच्चा। ओ लुलुलुलु। ये देखो, कह रहे ये जो बच्चा है मदर बॉडी के अंदर, ये मदर बॉडी के अंदर जो बच्चा है, इस बच्चे को कनेक्ट किया गया है, इस बच्चे को कनेक्ट किया गया है प्लेसेंटा के थ्रू। किससे कनेक्ट किया गया है? यहाँ इसके अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड वेसल्स का जखीरा यहाँ निकला हुआ है। ये कनेक्ट हुआ है एक मेम्ब्रेन से, ये कनेक्ट हुआ है एक मेम्ब्रेन से। इसे कह रहे हैं प्लेसेंटा। क्या कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं प्लेसेंटा। ये रही प्लेसेंटा, ये देखो, ये रही, इसका नाम है प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा, इसका नाम है प्लेसेंटा। इतना सारा कुछ बता दिया, अब क्या चाहिए तुम लोग को? ये लो, ये है प्लेसेंटा, ये है बेबी, ये जो बेबी है, ये जो सोना है, ये जो बाबू है, ये जो बाबू है कनेक्टेड है प्लेसेंटा से। किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है प्लेसेंटा से, जिस चीज से, उसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम है? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं इसे।
इसे कह रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड है? प्लेसेंटा कनेक्टेड है यूटरस से। प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड है? प्लेसेंटा कनेक्टेड है यूटरस से। ये यूटरस से कनेक्टेड है, यहां से ये यूट्राइन वॉल से कनेक्टेड है। ये देखो, ये यूटरस से कनेक्टेड पार्ट है। प्लेसेंटा जो है ये मदर से कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्लेसेंटा कनेक्ट करती है, प्लेसेंटा कनेक्ट करती है बेबी को मदर से। प्लेसेंटा कनेक्ट कर रही है बेबी को मदर से। ये रही मम्मी, ये है मम्मी, ये है इस बच्चे की मम्मी। तो मदर से कनेक्ट कर रही है प्लेसेंटा। लेकिन बच्चे को प्लेसेंटा से कौन कनेक्ट कर रहा है? वो कर रही है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड जो नेवल से कनेक्टेड होती है। नेवल से, ये नाभि से कनेक्टेड है। यहां से ब्लड वेसल्स प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। और बच्चा जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ देखोगे आप तो फ्लूइड से भरा हुआ ये एनवायरनमेंट होता है। इसके अंदर अम्नियोटिक फ्लूइड भरा होता है। ये पूरा का पूरा अम्नियोटिक फ्लूइड से भरा होता है। ये देखो, ये है पूरा अम्नियोटिक फ्लूइड। बच्चे के चारों तरफ फ्लूइड से भरा हुआ एनवायरनमेंट होता है ताकि बच्चे को शॉक न लगे। शॉक एब्जॉर्बिंग केमिकल इसको कहते हैं। ये होता है अम्नियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड। इसे वाटरी बैग, अम्नियन को वाटरी बैग कहते हैं और उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड को कहते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड, जो थर्मो कह रहे टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल शॉक। किससे? एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि एम्ब्रियो को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, थर्मो रेगुलेशन करके एक्सटर्नल शॉक से बचाने के लिए, किसी इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बनाए रखने के लिए वाटरी बैग लाइक एनवायरनमेंट दिया गया है। बच्चा इसी के अंदर यूरिनेट भी करता है, इसी में यूरिन भी पास करता है। बच्चा इसी के अंदर यूरिन भी पास करता है, अपना यूरिन भी रिलीज करता है। और ये सब कुछ यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड होकर के चिपक करके ये बच्चा कर रहा है। मैंने कहा बच्चा एम्ब्रियो जो है वो अंदर यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है। तो प्लेसेंटा कनेक्ट्स बेबी टू मदर एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स फीटस विद प्लेसेंटा। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लेसेंटा को मैंने क्या बताया? इंटीमेसी करता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की अगर हम बात करें, अगर हम यही पॉइंट लिखें, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा की हम बात करेंगे, फीमेल की बॉडी में ये कनेक्शन जो बन रहा है बेबी के साथ, वो बन रहा है इसी प्लेसेंटा के थ्रू। ये जो प्लेसेंटा होती है कई सारे काम को सरंजाम देती है। प्लेसेंटा एक्ट एज अ बैरियर। सबसे पहला फंक्शन है, इसे कहते हैं इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर। एक्ट्स लाइक अ बैरियर। ये एक बैरियर की तरह काम करती है प्लेसेंटा। दूसरा, ये बैरियर है, मतलब बैरियर का मतलब ये प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ हार्मफुल एजेंट्स। क्या करती है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एनी हार्मफुल एजेंट, पैरासाइट, पैथोजन, किसी हार्मफुल सब्सटेंस की एंट्री मदर से बेबी में ना हो सके, उसे प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ एनी हार्मफुल एजेंट फ्रॉम मदर टू फीटस। कुछ ढीठ पैथोजन ऐसे भी होते हैं जो इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पैथोजन के लिए एक फिल्टर की तरह काम करती है, बैरियर की तरह काम करती है। ये जाने नहीं देती, बहुत सारे पैथोजन को मदर बॉडी से बेबी में जाने से रोकती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये एक बैरियर की तरह एक्ट कर रही है। दूसरा इसका मेन फंक्शन है हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। न्यूट्रिशन एंड ब्रीदिंग, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। मदर के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, मदर का जो ऑक्सीजन है वो बेबी की बॉडी में, और बेबी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मदर की बॉडी में इसी के थ्रू एक्सचेंज होता है। न्यूट्रिएंट मदर से बेबी की बॉडी में जो जाता है वो न्यूट्रिशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब रेस्पिरेटरी रोल भी है, न्यूट्रिशन में भी रोल प्रोवाइड कर रही है। ये जो स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, ये हेल्प करती है, ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। बेबी का जो वेस्ट है उसे रिमूव करने में भी हेल्प करती है। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बेबी, बच्चे की बॉडी से जो वेस्ट निकलते हैं उन वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा ये प्लेसेंटा का फंक्शन होता है जो हेल्प इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट होता है। इसके अलावा प्लेसेंटा का फंक्शन, इट एक्ट्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसे एक्ट करती है? एक्ट्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेसेंटल हार्मोन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं? तो एक्ट्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज द सोर्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स, जो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। सोर्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, और ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक्ट्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक हार्मोन है जिसका नाम है HCG। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HCG जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या कहते हैं? ह्यूमन चोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। ये गोनाडोट्रोपिन की तरह एक्ट करने वाला हार्मोन है। ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एक होता है जिसे कहते हैं HPL जिसे कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसे कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये भी केवल प्रेगनेंसी में ही प्रोड्यूस होता है, प्लेसेंटल हार्मोन कहा जाता है। आप लिख सकते हैं दीस टू प्लेसेंटल हार्मोन ओनली सीक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा केवल प्रेगनेंसी में ही बनती है, याद रखेंगे। दीस टू हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा। HCG जो होता है वो हेल्प करता है, ये मेंटेन करता है, मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं नॉर्मली ये काम LH करता है। कौन करता है? LH करता है। लेकिन ये भी तो हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन LH को नेगेटिव फीडबैक देता है। जब LH का लेवल डिक्रीज करने लगेगा, LH डिक्रीज करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट ना करे, इसे प्रिवेंट करता है HCG। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HCG नाम का हार्मोन है, HCG जो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिवेंट करता है डीजेनरेशन से। इट रेस्क्यूज, क्या करता है? रेस्क्यूज कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करता है फ्रॉम बीइंग डीजेनरेटेड, फीमेल की बॉडी में हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेशन के लिए मोटिवेट करता है LH। जैसे ही LH डिक्रीज होगा कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है। लेकिन HCG मतलब इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये केवल प्रेगनेंसी में ही आने वाला हार्मोन है HCG। रेस्क्यूज कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम बीइंग डीजेनरेटेड, और याद रखेंगे ये LH की तरह काम करता है। इसे कहते हैं LH ऑफ प्रेगनेंसी। इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला LH ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का LH है, ये LH की तरह काम कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, डीजेनरेट होने से बचा रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को। तो कॉर्पस ल्यूटियम को टूटने से, बिखरने से बचाता है कौन? HCG। और ये ऐसा हार्मोन है, अपीयरेंस ऑफ दिस हार्मोन, याद रखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपीयरेंस ऑफ HCG, फीमेल बॉडी में ये हार्मोन बढ़ जाता है जब, तो अपीयरेंस ऑफ दिस हार्मोन HCG इन
यूरिन, अगर किसी फीमेल की बॉडी में यूरिन में HCG अपीयर हो रहा है, इज द इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, याद रखेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होती है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है जिसमें प्रेगा न्यूज या प्रेगनेंसी को टेस्ट किया जाता है, फीमेल ये कंफर्म करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं, उसमें HCG ही चेक किया जाता है। ये ऐसा प्रोटीन हार्मोन है, इसी की प्रेजेंस यूरिन में ये कंफर्म करती है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि इस हार्मोन का सोर्स और कुछ नहीं केवल एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो से ही हार्मोन आया है फीमेल बॉडी में। तो और कोई सोर्स नहीं होता इसका। फीमेल प्रेग्नेंट है मतलब घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी या घर में दुख की लहर दौड़ पड़ेगी, हाउ वाली सिचुएशन आएगी। ऐसी कंडीशन को प्रूव करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को कंफर्म करने के लिए HCG टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट में यही हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है। दिस हार्मोन इज यूज्ड एज अ डिटेक्टिंग फैक्टर, जो डिटरमाइन करता है किसी फीमेल की प्रेगनेंसी को, क्योंकि यही हार्मोन अपीयर होता है यूरिन में, जिसे कंफर्म किया जाता है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में कौन सा हार्मोन चेक करते हैं? HCG चेक करते हैं। फीमेल के बॉडी के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, कौन चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? किस हार्मोन की मदद से? इसी हार्मोन की, क्योंकि ये केवल प्रेग्नेंट फीमेल में आता है। कहां से आता है? एम्ब्रियो से आता है, प्लेसेंटा से आता है, याद रखेंगे। तो ये हो गया मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। HPL जो होता है प्रमोट्स मिल्क सिंथेसिस, ये लैक्टेशन में हेल्प करता है। इट प्रमोट्स लैक्टेशन प्रोसेस, ये मिल्क की सिंथेसिस को प्रमोट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीमेल में केवल प्रेगनेंसी में ही या प्रेगनेंसी के बाद ही मिल्क बनता है मैमरी ग्लैंड में, उससे पहले नहीं बनता। मिल्क प्रोडक्शन कब शुरू होता है? प्रेगनेंसी में ही शुरू होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये दो हार्मोन हो गए प्लेसेंटा के। अदर हार्मोन्स में आता है एक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन also secreted फ्रॉम प्लेसेंटा, मतलब ये ओवरियन हार्मोन भी हैं और प्लेसेंटा से भी रिलीज होते हैं। क्वेश्चन बनता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ओवरी से भी प्रोड्यूस हो रहा है, प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस हो रहा है? वो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। फीमेल की प्रेगनेंसी में, लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक और हार्मोन सीक्रेट होता है, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन। वैसे तो रिलैक्सिन प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है, लेकिन केवल एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी ये कहती है रिलैक्सिन का सोर्स केवल और केवल ओवरी होती है। तो याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी यहीं छाप लेंगे। रिलैक्सिन नाम का हार्मोन फीमेल बॉडी में आता है, उसका सोर्स जो एनसीईआरटी लिखती है वो कहती है कि रिलैक्सिन इज अनदर हार्मोन, another protein hormone which is secreted from ovary, hormone secreted only from ovary, secreted from ovary during later stage of pregnancy, during late pregnancy या later stage of pregnancy, later stage of pregnancy में ये हार्मोन जो होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन, ये रिलैक्सिन नाम का हार्मोन, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड ओनली फ्रॉम द ओवरी। तो याद रखिए, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, प्लेसेंटा रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी हेल्प करती है, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन में भी हेल्प करती है, प्लेसेंटा एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह भी है। प्लेसेंटा ह्यूमंस के केस में केवल फीटल पार्ट में होती है, मैटरनल पार्ट फीटस की वजह से डैमेज हो जाता है, फीटस मदर की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, इसे कहते हैं हम हीमोकोरियल डेसिडुएट प्लेसेंटा, जो ट्रोफोब्लास्ट से ड्राइव होती है। तो ये कहानी हो गई प्लेसेंटा की। इसके अलावा प्लेसेंटल हार्मोन्स के अलावा बहुत सारे हार्मोन फीमेल की बॉडी में और भी बहुत सारे हार्मोन बड़े होते हैं जो कि फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। कह रहे अदर हार्मोन्स व्हिच इंक्रीज मेनी फोल्ड इन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फीमेल की बॉडी में दूसरे हार्मोन, प्लेसेंटा के अलावा दूसरे हार्मोन्स भी, कह रहे अदर हार्मोन्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, याद रखेंगे ये नहीं है फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर ग्लैंड्स से, अदर ग्लैंड्स जो फीमेल की बॉडी में, कह रहे अदर हार्मोन्स लाइक थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, कह रहे अदर हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, या और भी हार्मोन्स जो होते हैं, एड्रेनालिन की अगर हम बात करें तो कह रहे ऐसे हार्मोन्स भी फीमेल बॉडी में, एड्रेनालिन आर ऑल्सो इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड में और भी बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। किसको सपोर्ट करने के लिए? टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए फीमेल की बॉडी में और भी बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जो फीटल ग्रोथ या प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए मदर बॉडी में बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये प्लेसेंटा से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हमें समझना है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन से खास स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हमको समझना जानना जरूरी है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, पढ़ते जाएंगे। देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब अगला सवाल जो थोड़ा डायग्राम से बेस्ड है। कह रहे डायग्राम में हमने देखा कि ये एम्ब्रियो जो है ये यूट्रस की वॉल में अटैच हो गया था, और इसकी अटैचमेंट के बाद इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए थे जिन्हें हम विलाई कहते थे। यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए थे जिन्हें हम विलाई कहते थे, और इसके अंदर जो एपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट बनी थी। अभी हमने डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये सारी लेयर्स हमने पढ़ी। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ लेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था, और इस डिस्कशन में हमने एक बात करी थी कि ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं, ये थी ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास जो था वो ये था, जिसमें से दो लेयर हमने देखी थी। एक बताया मैंने आपको, ऊपर वाली को एपीब्लास्ट कहा और नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था? हाइपोब्लास्ट कहा था। और ये बन रही है प्लेसेंटा, इसे हम प्लेसेंटल विलाई कह रहे थे। क्या कह रहे थे? प्लेसेंटल विलाई या कोरियोनिक विलाई कह रहे थे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था। ये एम्ब्रियो जब इस स्टेज में आता है, हमने बताया ये 8वें दिन हुआ था आफ्टर इंप्लांटेशन, नेक्स्ट डे आफ्टर इंप्लांटेशन ऐसा हुआ। अब देखें, अब कह रहे हैं यहाँ पे जो आप लेयर देख रहे हो इसमें से एक नाम देखा अभी हमने, एपीब्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इनर सेल मास में से जो एपीब्लास्ट बना है, एपीब्लास्ट इज द सोर्स, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल एम्ब्रियोनिक सेल्स। ऑल एम्ब्रियोनिक सेल्स, जितनी भी एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं, एम्ब्रियो की जितनी भी सेल्स हैं, जो प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स जिन्हें कहते हैं, ऑल एम्ब्रियोनिक प्राइमोर्डियल जर्मिनल लेयर्स, ऑल एम्ब्रियोनिक प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स, ऑल एम्ब्रियोनिक प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करने के लिए सोर्स ऑफ ऑल एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स, उन जर्म सेल्स को कहते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म,
एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। याद रखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किसी भी फीमेल की बॉडी में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, वहां पे कह रहे जब एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बन जाती है तो एम्ब्रियो की जो सारी सेल्स आएंगी वो एपीब्लास्ट से आती है, ना कि हाइपोब्लास्ट से। फिर उसमें भी डिफरेंशिएशन है, पहले आउटर सेल मास बना, फिर इनर सेल मास बना। आउटर सेल और इनर सेल मास बना मतलब ऐसे समझो गणित क्या है ये देखें। गणित ये है कि जाइगोट ने बनाया मॉरूला। क्या बनाया? मॉरूला बनाया। और मॉरूला के बाद बना ब्लास्टोसिस्ट। कौन बना? ब्लास्टोसिस्ट बना। अब इस ब्लास्टोसिस्ट की अगली स्टेज आती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट के बाद की जो नेक्स्ट स्टेज होती है इसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, जिसका मतलब होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स टू फॉर्म ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर्स। क्या बनाने के लिए? ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर्स। सारी की सारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाने के लिए सेल्स अपना एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करती है, और उसी मूवमेंट के दौरान बनाती है ये एक्टो एंडो मेसोडर्म। क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एम्ब्रियो की जो लेयर्स होती है उसमें बनती है एंडोडर्म बनती है, उसमें बनती है एक्टोडर्म बनती है, और इन दोनों के बीच में बनता है मेसोडर्म। तो अभी कह रहे हैं गैस्ट्रुलेशन शुरू हो चुकी है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक्टो एंडो मेसो बननी शुरू हो जाती है। ये जो एक्टो एंडो मेसो बन रही है वो कहां से बन रही है? आप देखिए, एपीब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ दिस। ये सब कुछ एपीब्लास्ट से आता है। तो एपीब्लास्ट जब डिवाइड करती है या एपीब्लास्ट जब ग्रो करती है तो ये तीनों की तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर जिन्हें एक्टो एंडो मेसोडर्म कहते हैं, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। और ये इनका फॉर्मेशन जो हो रहा है एक्टो एंडो मेसोडर्म का, जरा इसी को हम देखने जा रहे हैं कैसे हो रहा है। जरा देखेंगे, एम्ब्रियो की सेल स्टेम सेल की तरह होती है, जाइगोट की सेल स्टेम सेल की तरह होती है। जाइगोट की सेल में टोटीपोटेंसी होती है, एबिलिटी होती है पूरी बॉडी की सेल्स को बनाने की। ये जाइगोट जो हम देख रहे हैं ना, ये जो जाइगोट लिखा है ना हमने, यार इसी से सारी की सारी सेल्स डिराइव हुई हैं। तो जब गैस्ट्रुलेशन होता है ना, तो जो इनर सेल मास था उसमें दो तरह की लेयर बनी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ध्यान से देखेंगे, यार जब हमने पढ़ा था अभी, यार ये था हमारा ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में बाहर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर था इनर सेल मास। एक बार कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है इनर सेल मास। इस इनर सेल मास में डिफरेंशिएशन हुआ और इनर सेल मास ने डिफरेंशिएशन करके बनाया ऊपर एपीब्लास्ट बनाया। मैंने कहा ये मूव करना शुरू करती हैं, सेल्स अपना माइग्रेशन करना शुरू करती हैं और दो तरह की लेयर्स बनाती हैं, एक ऊपर वाली एपीब्लास्ट और नीचे वाली हाइपोब्लास्ट। मैंने कहा हर सेल का सोर्स एपीब्लास्ट है। इसको मैंने नाम दिया था आईसीएम, इनर सेल मास। ये जो बाहर वाला था ये था ओसीएम, ये है आउटर सेल मास। इनर सेल मास में से सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसका नाम आप देखें, इसे कह रहे हैं एपीब्लास्ट। ये जो एपीब्लास्ट है, जरा इसको बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है ये है एपीब्लास्ट। आप देखें सभी लोग, ये है एपीब्लास्ट की सेल, ये है एपीब्लास्ट की सेल। देखेंगे, ये है हम सब की प्यारी एपीब्लास्ट सेल। ऊपर वाली सेल को हमने नाम दिया एम्ब्रियो की सेल है, इन्हें कह रहे हैं हम एपीब्लास्ट सेल। और इसके नीचे वाली जो लेयर थी, जस्ट नीचे जो लेयर थी उसको हमने नाम दिया था हाइपोब्लास्ट। ध्यान देंगे सभी देवी देवता दैत्य दानव गण सभी लोग ध्यान दें। ये हमने देखा सेल के अंदर, ये रहा एपीब्लास्ट और ये रहा हाइपोब्लास्ट। मैंने कहा सारी की सारी एक्टो एंडो मेसोडर्म सब आती है किससे? एपीब्लास्ट से। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला इंसान घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है तो पहले मिट्टी को एक जगह रखता है, चाक पे उसको घुमाता है, कस के घुमाता है। भाई साहब जैसे घुमाता है वो घूमने लगता है। उसके बाद एक टाइम आता है, आपने कभी घुमाया होगा, पहिया ऐसे घुमा दिया, बीच में मिट्टी रखी और उसके बाद उसके ऊपर एक जगह फोर्स अप्लाई किया, ऊपर से हल्का सा अंगूठा प्रेस किया, अंगूठा प्रेस करते ही गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये देखें, कह रहे हैं नेचर ने भी एक ऐसा अंगूठा बनाया जो एपीब्लास्ट के नीचे ऐसे छोटा सा गड्ढा बनाता है। ये देखें, कह रहे हैं एपीब्लास्ट के नीचे एक छोटे से गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखें, ये रही हमारी एपीब्लास्ट, ये रही हमारी एपीब्लास्ट सेल्स, ये है हमारी एपीब्लास्ट सेल्स, ये रही एपीब्लास्ट सेल्स। ये देखें, ये एपीब्लास्ट सेल है। कह रहे हैं एपीब्लास्ट सेल के अंदर एक छोटा सा गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा होगा। आप देखें सभी लोग, कह रहे हैं ये फिंगर लाइक एक पेनिट्रेशन, एक ट्यूब जैसी दिखाई दे रही है, एक डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पे एक डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है, गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे को जरा समझने की कोशिश करें, ये गड्ढा आखिर है क्या? कह ऊपर से नेचर ने एक गड्ढा दिया और इसी गड्ढे के अंदर से अभी क्या होने लगा, कुछ एपीब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो इसी गड्ढे से नीचे की तरफ माइग्रेट करनी शुरू हो जाती है। ये देखो, ये नीचे की तरफ, इसी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में कुछ सेल्स एपीब्लास्ट से नीचे की तरफ माइग्रेट करनी शुरू हो जाती है। आप सभी लोग देखिए, समझने की कोशिश करें। ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो एपीब्लास्ट की सेल्स धीरे धीरे, ये रही हाइपो, ये है हाइपो, ये थी एपीब्लास्ट। एपी और हाइपो के बीच में कुछ सेल माइग्रेट करती हुई आपको अभी मैंने दिखाई। इन सेल्स को नाम दिया जाता है, इन्हें कहते हैं एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। इन्हीं को कहते हैं पहली सेल्स, एम्ब्रियो की पहली सेल, इन्हें कहते हैं एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। एम्ब्रियो के सारे एंडोडर्मल स्ट्रक्चर इन्हीं सेल से ड्राइव होते हैं। और जो बाकी एक्टोडर्मल सेल, जो बाकी की सेल्स ऊपर रह गई, ये जो बाकी एपीब्लास्ट सेल्स रह जाती हैं, इन्हें कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। तो एम्ब्रियो के अंदर ये एक्टो और एंडोडर्म बन जाती है। क्या बन जाती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन जाती है। मतलब अब हम ये समझें कि एम्ब्रियो ने अपने लिए दोनों लेयर्स का फॉर्मेशन कर लिया है। एक लेयर बना ली है अपने लिए एक्टोडर्म की, एक लेयर बना ली है एक्टोडर्म की और एक लेयर बना ली है एंडोडर्म की। ये बन गई एंडोडर्म। ध्यान से देखें, हाइपोब्लास्ट के ऊपर जो लेयर बन रही है उसे कहते हैं एंडोडर्म, और जो एपीब्लास्ट कह रहे हैं ऊपर की तरफ जो बनी है, ये एपीब्लास्ट की जो बाकी लेयर रह गई थी उसे कहते हैं एक्टोडर्म। और इन दोनों के बीच के जो स्पेस होता है, इस स्पेस को जो सेल्स, अब कह रहे हैं जो बचे हुए स्पेस को सेल्स ऑक्यूपाई कर लेती हैं।
ये जो बचा हुआ स्पेस जिन सेल ने ऑक्यूपाई किया है, एक्टो एंडो के बीच के स्पेस को जिन सेल्स ने ऑक्यूपाई किया है, आप देखें ये बाहर वाली सबसे ऊपर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, और उन दोनों के बीच में जो बची वो बची है मेसोडर्म। तो पहले एंडोडर्म बना, फिर एक्टोडर्म बना, और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म। एनसीईआरटी कहती है एज द एक्टो और एंडोडर्म इज फॉर्म्ड, एम्ब्रियो का एक्टो और एंडो बनने के बाद मेसोडर्म भी डिफरेंशिएट कर जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या? डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, डिफरेंशिएशन होता जा रहा है, स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन होती जा रही है, एम्ब्रियो बनता जा रहा है। आप देखें कि यहां बन गया एम्ब्रियो का एक्टोडर्म, यहां बन गया एम्ब्रियो का एक्टोडर्म। ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है, ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है, और ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है। तो एम्ब्रियो की तीनों लेयर बन गई। इन्हीं से बॉडी के सारे ऑर्गन्स याद करें, अगर सोचें अगर, तो न्यूरॉन एक्टोडर्मल होता है, मसल मेसोडर्मल होती है, न्यूरॉन एक्टोडर्मल, मसल मेसोडर्मल, बोन मेसोडर्मल, बोन मेसोडर्मल, ब्लड मेसोडर्मल होता है। ये सारे टिश्यूज जो इंटरमीडिएट होते हैं वो मेसोडर्म से डिराइव होते हैं। लेकिन बॉडी के कवर में हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारा जो फेस दिख रहा है, हमारे हेयर्स जो दिख रहे हैं, ये सब एक्टोडर्मल होते हैं, न्यूरॉन एक्टोडर्मल होता है। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्मल, कह रहे ये सारे स्ट्रक्चर जो डिराइव होते हैं किससे डिराइव होते हैं? एक्टो एंडो मेसो। इसीलिए ये एक्टो एंडो मेसो कहें या जाइगोट कहें, ये सब के सब स्टेम सेल्स की तरह काम करते हैं। दे ऑल एक्ट लाइक एम्ब्रियोनिक सेल्स जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, एक्ट्स लाइक स्पेसिफिक टाइप की स्टेम सेल्स होती हैं। यही स्टेम सेल्स पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्म ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। क्या बनाती हैं? फॉर्म ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्या बनाती हैं? ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनेगा, और उन्हीं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से बॉडी का सारा टिश्यू बनेगा, उसी टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, उसी ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो मेजर ऑर्गन्स बनते हैं, अगर उनकी बात करें, जो मेजर ऑर्गन्स बनते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, अगर उन ऑर्गन्स की बात करें, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सीधा सीधा स्टेप मैं बताता हूं, सीधा सीधा स्टेप बनाता हूं मैं एक एक करके। कह रहे फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था? हमने पढ़ा था मेजर इवेंट्स की मैं बात कर लूं, अगर मेजर इवेंट्स जो एम्ब्रियो के लिए होती है, अगर हम वहां से बात करें, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फर्टिलाइजेशन होता है ऑन इन द ओवुलेशन के बाद स्पर्म की मीटिंग होती है इन एम्पुलरी रीजन। कहां फर्टिलाइजेशन होता है? एम्पुलरी रीजन में होता है। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुलरी रीजन में होता है। दूसरा कह रहे फर्टिलाइजेशन के बाद आगे की कहानी, कह रहे अगला पार्ट होता है, पहले मॉरुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, अब होगा इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन, जो एम्ब्रियो है वो इंप्लांट कर जाएगा। इंप्लांटेशन अकर ऑन, implantation occurs on 7th day after fertilization, 7th day after fertilization। फर्टिलाइजेशन के बाद 7th डे इंप्लांटेशन शुरू हो जाती है, इंप्लांटेशन हो जाती है, और उसके बाद शुरू होती है प्रेगनेंसी। ह्यूमन फीमेल की प्रेगनेंसी जो होती है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड शुरू हो जाता है, जो लगभग 9 महीने का होता है, लगभग 266 डेज का होता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन के डे से काउंट करते हैं, फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर हम काउंट करते हैं, तो वो टोटल गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो होता है गेस्टेशनल पीरियड, जो होता है गेस्टेशन पीरियड, जो होता है गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन। कह रहे फेज जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड जो ह्यूमन के केस में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को बताता है। टाइम पीरियड आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू चाइल्ड बर्थ। कब तक? अप टू पार्चुरेशन, पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ तक का टाइम होता है, उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के केस में, इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज 266 प्लस माइनस 7 डेज, लगभग 266 266 डेज होते हैं, जो अप्रॉक्स 9 मंथ्स का पीरियड होता है, जिसे 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर अप टू 6 मंथ, थर्ड ट्राइमेस्टर अप टू 9 मंथ। तो 9 मंथ का टोटल पीरियड होता है। ये 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स, 3 महीने का ट्राइमेस्टर होता है एक ट्राइमेस्टर, तो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं ये। अगर वही चीज कुछ दूसरे एनिमल, एनसीईआरटी कहती है जाओ पता करके आओ दूसरे एनिमल्स में कितने दिन का गेस्टेशन पीरियड है। कुछ दूसरे एनिमल्स का गेस्टेशन पीरियड अगर पूछा जाए आपसे, गेस्टेशन पीरियड ऑफ अदर एनिमल्स, गेस्टेशन पीरियड कुछ अदर एनिमल्स का पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ दिया जाए जाके पता करो भाई एलिफेंट, हाथी का बच्चा कितने दिनों में होता है, तो एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड लगभग 22 महीने का होता है। हमारे यहाँ 9 महीने का होता है, एलिफेंट का 22 मंथ का होता है, लगभग 625 डेज का होता है। हमारे यहाँ 266 डेज का होता है, इनके यहाँ 625 दिन की एम्ब्रियोनिक पीरियड होती है। दूसरा, अगर हम कैट एंड डॉग की बात करते हैं, कैट और डॉग, बिल्ली, मौसी, कुत्ता, मामा, अगर इनकी बात करते हैं, तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग यहाँ 52 से 65 डेज तक चलता है। 52 से 65 दिन, मतलब 65 दिनों का, लगभग 2 महीने का होता है इनका गेस्टेशन पीरियड। अगर हम काऊ की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, तो ये ह्यूमन की तरह 9 मंथ्स होते हैं, लगभग 280 डेज। और वही बफेलो की हम बात करते हैं, भैंस की बात करते हैं, तो बफेलो के केस में ये होता है लगभग 10 महीने, 310 डेज की बात होती है, 310 दिन। भैंसों में ये 310 डेज का होता है, काऊ में 280 डेज, मतलब ह्यूमन का काऊ का लगभग बराबर होता है। कैट डॉग का 52 to 65 डेज, एलिफेंट का 22 महीने, 20 से 22 महीने तक होता है, 625 डेज का होता है। तो ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड 3 ट्राइमेस्टर्स का है। शुरुआत अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो गैस्ट्रुलेशन जब होती है, गैस्ट्रुलेशन किस दिन होती है? गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट्स ऑन 15th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। कब पढ़ रहे हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेस्टेशन के लिए हम बात कर रहे हैं अभी इंप्लांटेशन जब हुआ, उसके बाद गेस्ट्रुलेशन 15th डे स्टार्ट होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट शुरू होता है, एक्टो एंडो मेसोडर्म बनती है, और उसके बाद जो फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस है, बीटिंग ऑफ द हार्ट से आता है। किससे आता है? बीटिंग ऑफ हार्ट। नन्हा मुन्ना बच्चा, उसका हार्ट बीट करने लगता है, डब डब लब डब लब डब। लेकिन अभी हार्ट पूरा उतना डेवलप नहीं है अच्छे से, अभी हार्ट ट्यूबुलर हार्ट है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर शुरुआत में बनता है। तो अभी कह रहे हैं कि बीटिंग ऑफ द हार्ट स्टार्ट्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, स्टार्ट्स जब एम्ब्रियो 1 महीने का लगभग होने लगता है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी।
1 month ऑफ प्रेगनेंसी, 1 महीने की प्रेगनेंसी हुई नहीं कि बेबी का डेवलपमेंट हम डिटेक्ट कर सकते हैं हार्ट की बीटिंग से। तो अब बीटिंग ऑफ द हार्ट स्टार्ट्स आफ्टर 1 month व्हिच कैन बी, अब हम क्या कर सकते हैं, इस साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस को डिटेक्ट कर सकते हैं। साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, यानी इस फीटस के ग्रोथ की साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस कैन बी डिटेक्टेड बाय लिसनिंग, बाय केयरफुल लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड्स। क्या, हार्ट साउंड्स को सुन करके, हार्ट साउंड्स को सुन करके साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट का, यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके हार्ट साउंड सुना जा सकता है 1 महीने के बाद। इसके बाद आफ्टर 2 months, जैसे ही 2 महीने होते हैं, इन सेकेंड मंथ, आफ्टर 2 months फीटस डेवलप, क्या कर लेता है, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, उसके हाथ और पैरों की उंगलियां बननी शुरू हो जाती हैं, लिम्स बनने शुरू हो जाते हैं, हाथ और पैर बनने शुरू हो जाते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो 2 महीने के बाद फीटस अपने हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, हाथ और पैर के जो स्ट्रक्चर है उनको बनाना शुरू कर देता है आफ्टर 2 months। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होता है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर या आफ्टर 3 months, 3 महीने गुजर गए हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो गया। आफ्टर 3 months, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बेबी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें मेजर ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, क्या हो जाते हैं, ऑल द मेजर ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, उसके लिम्स, उसके हाथ पैर अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। 3 महीने गुजर चुके हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो चुका है, उसकी प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड हो चुकी है, उसकी प्लेसेंटा भी वेल डेवलप हो चुकी है, वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा डेवलप हो गई है, हाथ और पैर बन चुके हैं, मेजर ऑर्गन्स बन चुके हैं, उसका हाथ पैर डेवलप हो चुका है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप हो चुका है, उस लड़के या लड़की के एक्सटर्नल जेनाइटल्स फॉर्म हो चुके हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल्स फुल्ली डेवलप्ड, या ऐसे लिखें, एक्सटर्नल जेनाइटल्स आर फॉर्म्ड, मेजर ऑर्गन्स बन चुके हैं, प्लेसेंटा वेल डेवलप हो चुकी है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया बन चुकी है। मतलब अब एक ट्राइमेस्टर निकल चुका है, बच्चा अब मदर की बॉडी में वेल प्रोटेक्टेड है प्लेसेंटा के अंदर, और पूरी तरह से यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है यूट्रस के अंदर। तो 3 महीने गुजर चुके हैं। अब कह रहे हैं कि आफ्टर 4 months, अगर हम बात करते हैं 5 months की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं आफ्टर 5 months, आफ्टर 5th month द मूवमेंट, कह रहे फीटल मूवमेंट्स नाउ, पहले भी बच्चा मूव कर रहा होगा लेकिन अब बच्चा मूव कर रहा है, मम्मा को पता चल रहा है, ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल बोलो, लात मारेगा, ऑल इज वेल बोलो, लात मारेगा। कह रहे फीटल मूवमेंट्स कैन बी फेल्ट बाय मदर, कैन बी फेल्ट बाई मदर। मम्मी को अब ये फीलिंग आने लगती है कि बच्चा फुटबॉलर बनेगा, वो अंदर ही अंदर लात मार रहा है, बल्कि बच्चा तो क्विकनिंग कर रहा है, करवटें बदल रहा है, इधर से उधर हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है ना, तो साइज बढ़ रहा है, तो बच्चे की मूवमेंट की वजह से मम्मा को भी क्या हो रही है, वो मूवमेंट फील हो रही है, प्रॉपर बच्चा साइज बड़ा कर चुका है। तो 5th month के बाद फीटल मूवमेंट कैन बी फेल्ट बाई मदर। उस बच्चे के सिर पे बाल आने लगते हैं, हेयर्स डेवलप ऑन स्कैल्प, हेयर्स डेवलप ऑन स्कैल्प, हेड के ऊपर आ चुके हैं उसके, ऑन हेड, कह रहे सिर के ऊपर उसके बाल, हेयर्स आ चुके हैं, हेयर स्टाइल बन चुकी है बच्चे की, बाल डेवलप होने शुरू हो चुके हैं। आफ्टर, कह रहे आफ्टर 6th month बीते बीते, या ऐसे लिख लो ड्यूरिंग द 6th month, 5 महीने हो चुके थे, अभी कह रहे हैं ड्यूरिंग द 6th month आईलिड्स उस बच्चे के खुल जाते हैं, आईलिड्स ओपन, आईलिड्स जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, आई लैशेज और आईब्रो बनने लगते हैं, आई लैशेज फॉर्म हो जाते हैं, आई लैशेज जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, आई लैशेज बन जाते हैं। ये जो आंख की पुतलियों पे जो हेयर्स हैं, ये आंखों की, ये पलकों पे जो हेयर्स, नॉट पुतलियों पे, अरे पलकों पे जो हेयर्स हैं, ये हेयर्स हैं, ये आईलिड आंखें खुली और इसके ऊपर हेयर्स भी बनने लगे। नन्ना मुन्ना बच्चा अपने चारों तरफ के अंधेरे एनवायरनमेंट को, यूट्रस के अंदर के जो अंधेरे कुएं को अब धीरे धीरे देखना शुरू करता है, कोशिश करता है, क्योंकि आईलिड खुल चुकी है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा अभी, लेकिन आंखें खुल रही है, धीरे धीरे चीजों को देखने की शुरुआत हो गई है, आईलिड्स खुल गई है, आई लैशेज बन रहे हैं, आईब्रो बन रही है, मतलब लड़का अब, बच्चा अब लड़का हो या लड़की, उसके जन्म की तैयारी हो रही है। 6 महीने गुजर चुके हैं, 7वां महीना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे 7वां महीना बीतेगा, अगर लड़का मेल है तो, अगर वो बेबी मेल है तो उसकी टेस्टिस की डिसेंडेंस हो जाती है, स्क्रोटम में टेस्टिस आ जाती है, 7वें महीने में पढ़ा था। तो 7th month में टेस्टिस आ जाती है, ऑर्गन्स बनने लगते हैं, 7, 8, 9, ये लास्ट का ट्राइमेस्टर, सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से फॉर्म हो चुके हैं, बेबी फुल डेवलप्ड हो जाता है। जैसे ही 9 months कंप्लीट होते हैं, आफ्टर 9 months, जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं, द बेबी इज फुल्ली रेडी, ये फुल टर्म फीटस कहा जाता है, इसे कहते हैं फुल टर्म फीटस। इस बच्चे को कहते हैं फुल टर्म फीटस विच इज रेडी टू बॉर्न। क्या है ये लॉन्च होने के लिए तैयार है, बर्थ लेने के लिए तैयार है, रेडी टू बॉर्न है ये बच्चा। तो हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेजर इवेंट्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि वो सारी चीजें जो प्रेगनेंसी में होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा के बाद जो दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया, प्लेसेंटा के हार्मोन्स के बाद मैंने आपको बताया कि कैसे गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक्टो एंडोमीजो बनती है। उसके बाद ये मेजर इवेंट मैंने आपको बताया, हर एक मेजर इवेंट फर्टिलाइजेशन से लेकर यहां तक आप याद करोगे, रीडिंग करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, एक तो साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक तो ये वाला पूछा जाता है लिसनिंग हार्ट साउंड पे, बीटिंग ऑफ द हार्ट पे लिया जाता है, और दूसरा जो है आफ्टर 3 months वाला क्वेश्चन, आफ्टर 3 month, आफ्टर 5 month। इस तरह के क्वेश्चन, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वैसे अलग देखो, तो इसमें बहुत सारी इवेंट जो हमने नहीं लिखी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी उनके बारे में कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है जी, समाप्त। तो कह रहे ये ह्यूमन के एम्ब्रियो का पूरा फॉर्मेशन हो चुका है, फुल टर्म फीटस बन चुका है, अब उसकी बर्थ होने की तैयारी हो रही है, रेडी टू बॉर्न है। अब इसका बर्थ होगा, पार्चुरेशन होगा, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन जाने से पहले कुछ सवाल करते जाएंगे इसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इंप्लांटेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ सवाल करते जाते हैं। जाते जाते कुछ सवाल का सौगात आपको देते जाते हैं। मैच द टर्म्स कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
एक है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट को हम अगर रिलेट करें तो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम 3। क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं तो क्लीवेज जो होता है ये कैसा प्रोसेस है जो माइटोटिक जैसा डिवीजन होता है। इनर सेल मास ग्रुप ऑफ सेल्स दैट विल फॉर्म एम्ब्रियो और इंप्लांटेशन है एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो आप देखेंगे ऑप्शन मैच करेंगे, ए का 3 होगा, ए का 3 यहां भी है, ए का 3 तो यहां भी है, बी का 1 है, बी का 4 है तो यहां बी का 4 वाला करेक्ट होगा, सी का 2 वाला करेक्ट होगा और डी का 1 वाला करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा जो बनेगा वहां पे वो बनेगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन अगर ऑन द 14th डे आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के फर्टिलाइजेशन अकर्स अबाउट 14 days after ovulation। रॉन्ग। स्पर्म पेनिट्रेट्स oocyte only after the oocyte completes। नो, बिफोर होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इफ क्वाइटस टेक्स प्लेस ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली कहा है केवल उसी दिन हो सकता है जब क्वाइटस ओव्यूलेशन वाले दिन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जैसा कि आप जानते हो स्पर्म जो होता है ये हमें पता है कि स्पर्म जो होता है वो 72 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब ओव्यूलेशन अगर 14th डे पे हो और क्वाइटस 12वें दिन पे भी हो तब भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओव्यूलेशन अगर 14th डे पे हो, क्वाइटस अगर 15th डे पे हो तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है भाई, क्योंकि स्पर्म सर्वाइव करता है कम से कम 72 घंटे तक और ओवम सर्वाइव करता है कम से कम 1 से 2 दिन 24 से 48 घंटे तक। तो जे भी रॉन्ग, जे भी रॉन्ग, जे भी रॉन्ग। तो पहला वाला ही करेक्ट होगा, आंसर बनेगा 1 बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल है, ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट में, फीमेल में ब्लास्टोसिस्ट में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है गेट इंप्लांटेड विद इन द 3 days, फॉर्म प्लेसेंटा बिफोर इंप्लांटेशन। सब रॉन्ग है। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोमेट्रियल सिक्रीशन ओनली आफ्टर नहीं होगा, बिफोर भी हो सकता है। एंड गेट इंप्लांटेड ऑन द एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ये वाला केस सही होगा, आंसर 4 बनेगा, करेक्ट बनेगा। Which of the following statement about Morula in the humans are correct? Human के केस में Morula से रिलेटेड क्या करेक्ट है? ये नीट का सवाल है, बहुत पहले आया था लेकिन आया हुआ सवाल है, AIPMT का सवाल है। वैसे तो ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ सवाल है। इट हैज मोर साइटोप्लाज्म, मोर डीएनए देन अनक्लीव्ड। तो साइटोप्लाज्म तो बढ़ता ही नहीं ना, कांस्टेंट रहता है। ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म देन अनक्लीव्ड ज़ाइगोट बट मच मोर डीएनए। तो यही बेस्ट होगा, यही करेक्ट होगा। इट हैज लेस साइटोप्लाज्म, रॉन्ग। मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म डीएनए, दिस रॉन्ग। तो डीएनए इक्वल नहीं होगा, डीएनए बढ़ता जाता है। हमने पढ़ा था N/C न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्लीवेज में बढ़ता जाता है। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन के रिप्रोडक्शन का करेक्ट सीक्वेंस बताएं जरा, देखते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या सीक्वेंस है। फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टुलेशन बोला है, ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर बोला इंप्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा, फिर इंप्लांटेशन होगा। है ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, नहीं नहीं नहीं, अरे गैस्ट्रुलेशन तो 15वें दिन होता है, 15th डे होता है, इंप्लांटेशन 7th डे होता है। ये कहानी रॉन्ग हो जाती है। इनसेमिनेशन पहले होगा, ये बात भी ठीक लग रही है। स्पर्मिएशन उसके बाद, कैसे स्पर्मिएशन होगा? स्पर्मिएशन पहले होता तो ठीक है, इनसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ब्लास्टुलेशन होगा, इंप्लांटेशन होगा, फिर पार्चुरेशन होगा। ये सही है थर्ड ऑप्शन। इनसेमिनेशन लास्ट में नहीं होगा, आंसर बना देंगे थर्ड बिल्कुल करेक्ट। और इसी के साथ आज का डिस्कशन होता है समाप्त। देखो टॉपिक थोड़ा लंबा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थोड़ा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, हर बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग भले ही थोड़ा स्लो चल रहे हैं इस टॉपिक को, इस टॉपिक में डिटेल में थोड़ा मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चंस इसमें आप देखोगे हर लेवल के पूछे गए, आसान से आसान सवाल भी पूछे गए और कुछ सवाल एनसीईआरटी से बाहर भी पूछे गए जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर हमने ध्यान से ढंग से नहीं पढ़ा है तो। कभी कभी लैंग्वेज में उलझाया जाता है, इसलिए हम एनसीईआरटी भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। एनसीईआरटी को हमने नहीं छोड़ा, एनसीईआरटी को साथ में लेकर के चल रहे हैं हम लोग। तो आप एनसीईआरटी के साथ कुछ जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई गई हैं उसको ध्यान से पढ़ लें। इस चैप्टर में खासकर जहां जहां जरूरत पड़ी है मैंने आपको वहां जरूरत की चीजें बताई हैं। अब धीरे धीरे हमारे टॉपिक कम होते जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक आ जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक छोटा टॉपिक होगा, वहां पे हमको फटाक से आप देखो 12th के सिलेबस मेजर में गिनती के 4 चैप्टर्स अगर आप देखो तो मेजर चैप्टर रिप्रोडक्शन, उसी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन। ऐसे करके देखो तो मेजॉरिटी बेसिस पे 4 चैप्टर बड़े बड़े हो जाते हैं, बाकी सब छोटा छोटा इतु सा है। तो 4 मेजर चैप्टर हैं। टाइम अभी हमारे पास पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है, पूरे मार्च महीने और फरवरी मिला करके आपका सिलेबस कोशिश करूंगा कि बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको भी अपना पूरा लगाना होगा, जी जान लगाना होगा, पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करनी होगी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं हुआ तो अरे भाई ताकत पहले लगा तो दो, कुछ दिन तक दिल से पढ़ तो लो, आगे नहीं होगा तो देखा जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को रिजुविनेट और अपने आप को फिर से तैयार करने के। लेकिन 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 पहली तैयारी मतलब आप देखो फीमेल की ओवरी हर बार उतनी ही तैयारी करती है जितना अगली साइकिल में करेगी, उतनी साइकिल अगली साइकिल में करेगी। ओवम को तो हर बार रेडी करती है ना, भले ही फर्टिलाइजेशन कई साल के बाद होगा, भले ही फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म आएगा तब होगा, मतलब आपका जब समय आएगा तभी आप क्वालीफाई करोगे। नहीं, लेकिन अपनी तरफ से तो कमी नहीं रखनी है ना, अपनी तरफ से तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है, हर चीज को पढ़ना है दिल लगा के, पूरी ताकत लगा दो भाई, पूरी ताकत झोंक दो, नीट क्वालीफाई हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा, बस आप अपने आप को लगाओ। तो इसी के साथ आज विदा लेता हूं। आज का होमवर्क आपके लिए लेते जाओ, जाते जाते होमवर्क लेते जाओ, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, रीड द एनसीईआरटी करना है आपको और क्वेश्चन करते जाना है। क्वेश्चन जैसे ही फिनिश हो जाएंगे आप डीपीपी के भी क्वेश्चन कर लोगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन करते जाएंगे, धीरे धीरे चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ा करके चैप्टर फिनिश कर दूंगा। पार्चुरेशन होगा और लैक्टेशन, आधे पन्ने का एनसीईआरटी के हिसाब से आधे पन्ने का टॉपिक है, लेकिन हमें लगेगा नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे। तो पार्चुरेशन और लैक्टेशन नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे और कुछ सवाल भी कर लेंगे फटाफट से पीवाईक्यूज वाले। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को फिनिश करेंगे, लेकिन तब तक आप इसकी एनसीईआरटी की पूरी एक लाइन को चाट डालो, जीभ बड़ी से निकालो, कोई किताब एक लाइन से पूरा सफाई कर डालो, सब कुछ अपने अंदर संभालो, सब कुछ हजम कर डालो। तो इसी के साथ आज का खेला करते हैं, समाप्त करते हैं, मुस्कुराते रहो, खूब दिल लगा के पढ़ेंगे, पूरी ताकत के साथ पढ़ेंगे। नीट 2024 फोड़ करके आना है। लव यू, टाटा, बाय बाय।